हेलो दोस्तों, अगर आपका भी एग्ज़ाम बिहार पुलिस का 7 अगस्त से होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, अपने तैयारी के साथ रहिए। दोस्तों, कई दिनों से आपका कमेंट आ रहा था कि सर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो आपका 7 अगस्त से होने वाला था, कि उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट सॉल्यूशन करवाइए, सेट सॉल्यूशन करवाइए। तो आपके डिमांड पर मैं आपके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जीके जीएस का। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, कालीबंगन पूछ रहा है कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि कालीबंगन जो है वो घग्घर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन से क्या सब प्राप्त हुआ था? कालीबंगन से प्राप्त हुआ काले रंग की चूड़ी। और कालीबंगन का अर्थ पूछेगा क्या होता है, तो आपको बताना है काले रंग का चूड़ी ही होता है। और कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। इस पर से इतनी जानकारी मिलती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी डिस्कशन के साथ सेट सॉल्यूशन करवाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? भगवान बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना किया था, इनके गृह त्याग की घटना पूछेगा क्या कहलाता है। पहले आप जानिए, भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है, तो महाभनिष्कर्मण। क्या कहलाता है? महाभनिष्कर्मण। अच्छा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाता है, तो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। वही पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना क्या कहलाता है, तो महापरिनिर्वाण। क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। और भगवान बुद्ध का घोड़ा का नाम पूछेगा क्या था, तो कंथक था। क्या था? कंथक था। और इसका एक सारथी था जिसका नाम था चिन्ना। क्या नाम था? चिन्ना नाम था। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। महात्मा बुद्ध पूछेगा कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इनका जन्म पूछेगा तो आपको बताना है कि 563 बीसी में। कब बताना है? 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 483 बीसी में। 483 बीसी में कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल और पत्नी का नाम यशोधरा। इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चोल वंश के किस शासक ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? हम लोग जानते हैं कि चोल वंश का स्थापना, तो सबसे पहले जानिए कि चोल वंश का स्थापना, तो चोल वंश का स्थापना किस चोल शासक ने किया था? तो आपको याद रखना है कि चोल वंश चोल वंश किस शासक ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था? क्वेश्चन पूछा है कि चोल वंश के किस शासक ने गंगैकोंड चोल की उपाधि को धारण किया था? तो राजेंद्र प्रथम। क्या बताना है? राजेंद्र प्रथम। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसी गंगेपुर चोल मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, चोल पूरन मंदिर में दक्षिण भारत का सबसे विशाल शिवलिंग स्थापित है। चोल पूरन मंदिर में दक्षिण भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। राजा चोल प्रथम के बेटे कौन था? राजेंद्र चोल। कौन था? राजेंद्र चोल, जिसको हम राजेंद्र प्रथम कहते हैं। राजेंद्र चोल ने उत्तरी भारत के गंगा नदी पर विजय प्राप्त करने पर इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो आप इतना बात याद रख सकते हैं। इन्होंने किसका उपाधि को धारण किया था? गंगैकोंड चोल की उपाधि को धारण किया था। कौन किया था? राजेंद्र प्रथम, जो चोल वंश के राजा थे। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए, चौथा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त करके किया था? हम लोग जानते हैं कि विजयनगर का स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा किसने किया था? तो हरिहर राव एवं बुक्का नाम के दो भाई ने किया था। और हरिहर और बुक्का का जो पिता था, इसका नाम था संगम। क्या नाम था? संगम। और इन्हीं की प्रेरणा लेकर अपने पिता के नाम पर संगम वंश का स्थापना कर दिया। तो संगम वंश का भी स्थापना पूछेगा किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का राव ने ही किया था। दोस्तों, संगम वंश के अंदर टोटल 4 वंश आता है। कितना आता है? टोटल 4 वंश आता है। पहला को कहते हैं संगम, दूसरा को कहते हैं सालुब। क्या कहते हैं? सालुब। तीसरा को कहते हैं तुलुब, चौथा को कहते हैं अराबिडू। क्या कहते हैं? अराबिडू। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, संगम, सालुब, तुलुब, अराबिडू। तो ये सब जो था
ये सब जो था विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो आपको बताना है निकोलस कॉन्टी। क्या बताना है? निकोलस कॉन्टी। अच्छा, एक व्यक्ति था दोस्तों अब्दुल रज्जाक। क्या नाम था? अब्दुल रज्जाक। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में कहा था कि अब तक मैंने जितना जगह गया, जहाँ भी गया, विजयनगर जैसा अद्भुत साम्राज्य मैंने कहीं नहीं देखा। तो पूछेगा ऐसा कथन किसका था, तो आपको बताना है अब्दुल रज्जाक का। और यही विजयनगर का स्थापना जो है अपने पिता के नाम पर किया था। पूछेगा कि हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु की आज्ञा से किया था, जिसका नाम क्या था? माधव विद्यारमन। क्या नाम था? माधव विद्यारमन। इन्हीं की प्रेरणा लेकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दिया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समझ में है, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो आध्यात्मिक क्षेत्र में महाराज शिवाजी जो किसके प्रभाव से प्रभावित था? तो गुरु रामदास के प्रभाव से प्रभावित था। गुरु रामदास ये सिखों के गुरु थे, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और शिवाजी महाराज का बेटा था, शिवाजी महाराज का पुत्र का नाम क्या था? संभाजी महाराज। क्या नाम था? संभाजी महाराज, जिन्होंने 20 साल के एज में 120 लड़ाई लड़ा और एक भी युद्ध नहीं हारा। और 12 से 14 वर्ष के एज में इन्होंने कई ग्रंथ पढ़े नहीं, लिख डाले। आप ये बात याद रख लीजिए। काफ़ी होनहार था, काफ़ी बुद्धिमान के साथ साथ, और ये जो था युद्ध कला में भी काफ़ी महारत हासिल था। किसको? संभाजी महाराज को। और संभाजी महाराज की हत्या किसने किया था? तो औरंगजेब ने। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और औरंगजेब ने शिवाजी को भी बंदी बनाया था और यहाँ से यह भाग निकला था। और संभाजी महाराज जो था एक काफ़ी योद्धा था। इनका एक स्टेटमेंट है, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का लाला था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। तो संभाजी महाराज का अभी दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में किस नगर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज रखा गया है, तो आपको बताना है औरंगाबाद। क्या बताना है दोस्तों? औरंगाबाद का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? छत्रपति संभाजी महाराज, जो शिवाजी राव के क्या थे? पुत्र थे। तो ये किसके आचरण से प्रभावित थे? सिखों के गुरु रामदास के आचरण से प्रभावित था। अच्छा, शिवाजी महाराज का जो सेना था उसको हम लोग क्या कहते थे? अष्टप्रधान। क्या कहते थे? अष्टप्रधान के नाम से जानते थे। जबकि पूछेगा कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहता था? कृष्णदेव राय। किसके दरबार में रहता था? कृष्णदेव राय। जब वही पूछेगा कि नवरत्न किसके दरबार में रहता था, तो दो आदमी आप याद रख लीजिएगा, एक चंद्रगुप्त सेकेंड जिसको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपको याद रखना है अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में रहता था, आपको तो पता ही है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? दोस्तों पुर्तगाली पूछ रहा है कि अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था, तो वो खोला था कोचीन में। क से कोचीन, क से केरल। कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। और केरल को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? मसालों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? मसालों का शहर कहते हैं। अब भारत में सर्वाधिक नारियल का भी उत्पादन कहाँ होता है? तो इसी केरल में होता है। और नारियल को हम लोग कहते हैं स्वर्ग का पेड़। क्या कहते हैं? स्वर्ग का पेड़ हम लोग किसको कहते हैं? नारियल को कहते हैं। और आपको याद रखना है कि अंग्रेज द्वारा अपना प्रथम व्यापारिक कोठी पूछेगा कहाँ खोला गया था, तो आप याद रख लीजिएगा। अंग्रेज का गढ़ क्या था? कलकत्ता था। कलकत्ता में मच्छी बोला जाता है। तो आप याद रख लीजिएगा मछलीपट्टनम से याद रख लीजिएगा, मुसलीपट्टनम। क्या याद रख लीजिएगा? मुसलीपट्टनम। अंग्रेज ने कब खोला था? 1611 ईस्वी में। अच्छा, अगर पूछेगा कि पुर्तगालियों द्वारा प्रथम अस्थाई फैक्ट्री कब खोला गया था, तब 1613 ईस्वी में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? तो गुजरात के सूरत में खोला गया था। और फ्रांसीसी ने भी अपना पहला फैक्ट्री 1668 में कब खोला था? 1668 में। कहाँ खोला था? इसी सूरत में खोला था। तो इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिलती है। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम के चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99 और वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। नहीं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किसने किया था?
हम लोग जानते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना लंदन में 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। दोस्तों ये सर विलियम जोन्स जो था, सर विलियम जोन्स, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया। और क्वेश्चन पूछेगा कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना वक्त जो था, प्रारंभ में सभी सदस्य कहाँ के थे? यूरोप के थे। सभी सदस्य कहाँ के थे? यूरोप के थे। परंतु बाद में कब? 1829 में इसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशियाटिक सोसाइटी के भारतीय सदस्य कौन था? तो आपको बताना है द्वारकानाथ टैगोर। क्या बताना है? द्वारकानाथ टैगोर। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि एशियाटिक सोसाइटी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो आपको बताना है राजेंद्र लाल मिश्रा। क्या बताना है? राजेंद्र लाल मिश्रा 1885 ईस्वी में। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन था जो चुनाव हार गए थे? तो वो था दोस्तों, कौन था? WC बनर्जी, जिसको हम लोग व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष था। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो आपको बताना है एनी बेसेंट। अगर कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्या पूछेगा? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपको बताना है सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछेगा तो बताना दादा भाई नौरोजी। अच्छा, दादा भाई नौरोजी का किताब का नाम याद रख लीजिएगा, द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया। मतलब इसका मतलब हिंदी में होता है कि अंग्रेज भारत को कैसे लूट रहा है। दादा भाई नौरोजी को भारत में हम लोग अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। और दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। राष्ट्रीय आय का गणना पूछेगा सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी ने। और उस समय जो भारत का राष्ट्रीय आय था, प्रति व्यक्ति आय था, वो कितना था? 20 रुपया था। कितना था? 20 रुपया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का ब्यौरा किसने लिया था? तो आपको बताना है FST, फिरोज शाह तुगलक। क्या बताना है? फिरोज शाह तुगलक बताना है। और राष्ट्रीय आय के बारे में हमको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नंबर का प्रश्न आपके सामने में है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक पूछ रहे हैं तो आपको बताना है, क्या बताना है? इसका जो था MN जोशी। कौन था? MNM जोशी था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जहां कांग्रेस का स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था? 1885 को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। दूसरा हुआ था कलकत्ता में। दूसरा कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तीसरा हुआ था मद्रास में। चौथा हुआ था इलाहाबाद में। प्रथम कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी। दूसरे कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और पारसी अध्यक्ष भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अंबिका चरण मजूमदार, कांग्रेस के AC मजूमदार, इसको क्या कहते हैं? इसका पूरा नाम कहता है AC मजूमदार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फ्रांस एवं पर्सा के बीच सीडान का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों सीडान का युद्ध जो हुआ था वो जर्मनी का एकीकरण के लिए किया गया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए पूछेगा कि कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो सीडान का युद्ध लड़ा गया था। वो कब लड़ा गया था? 1 सितंबर 1870 को। आज पूछेगा जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो आपको बताना बिस्मार्क ने किया। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया। पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने कौन सा नीति को अपनाया, तो रक्त एवं लोह का नीति को अपनाया। किस नीति को अपनाया? रक्त एवं लोह की नीति को अपनाया। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, आप ये बात याद रख सकते हैं। और इसने जर्मनी का एकीकरण करने के लिए, क्योंकि जर्मनी जो था उस समय 300 भाग में टूटा हुआ था। कितने भाग में टूटा हुआ था? जर्मनी 300 भाग में टूटा हुआ था। और इनको एकत्र करने का काम जो था बिस्मार्क को दिया गया था। तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने के लिए फ्रांस और पर्सा के बीच में एक युद्ध लड़ा, जिसको हम लोग कहते हैं सीडान का युद्ध कहते हैं। कब लड़ा? 1 सितंबर 1827 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ? फ्रांस का हार हो गया, फ्रांस हारा और सीडान क्या हो गया? पर्सा क्या हो गया? जीत गया। पर्सा जीता। कौन जीता? पर्सा जीता। और जीतने के बाद में ये 1871 में, कब? 1871 में दोनों देश मिल करके एक संधि करता है। इसी संधि को हम लोग नाम देते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या नाम देते हैं? फ्रैंकफर्ट की संधि। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बोल रहे हैं आप
कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि डिजिटल बोर्ड के अभाव के कारण मैं पूरा आपको उतना डिटेल्स में अभी भी मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, नहीं तो एक एक क्वेश्चन को तोड़ फोड़ के मरोड़ के रख देता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तब आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है इतिहास की दुनिया 99, वहाँ पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था। दोस्तों, जर्मन भाषा में पूछ रहा है कि बाइबल का अनुवाद किसने किया था, तो उन्होंने किया था मार्टिन लूथर ने। किसने किया था? मार्टिन लूथर ने किया था। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का मार्टिन लूथर किसको कहते हैं? दयानंद सरस्वती को। किसको कहते हैं? दयानंद सरस्वती को कहते हैं। दयानंद सरस्वती का एक नारा याद रख लीजिएगा, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इन्होंने ही दिया था। और इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया। आर्य समाज का स्थापना किया। इनका किताब का नाम पूछेगा क्या था, तो सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। ये बात याद रख लीजिएगा। और इनको हम लोग भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से हम लोग जानते हैं। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तो एस्टोनिया की राजधानी वियना तो कहाँ है? ऑस्ट्रिया की है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में अंतर है। एस्टोनिया की राजधानी पूछेगा कहाँ है, तो ताल्लीन है। कहाँ है? ताल्लीन है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों, नागासाकी नामक जो शहर है वो जापान में है। कहाँ है? जापान में है। जापान में है में 2 शहर फेमस है, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर बम गिराया था, परमाणु बम गिराया था, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी पर। हिरोशिमा पे गिराया था 6 अगस्त 1945 को। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। जबकि नागासाकी पर 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को गिराया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। ये दोनों शहर कहाँ है? जापान में है। जिस परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय नाम था। ये बात याद रख लीजिएगा। किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। तो ये पूछ रहा है कि नागासाकी जो है ये किस द्वीप पर स्थित है, तो आपको बताना क्यूशू द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जबकि हिरोशिमा पूछेगा किस द्वीप पर स्थित है, तो ह से हिरोशिमा, ह से होन्शु द्वीप, ह से हिरोशिमा, ह से होन्शु द्वीप। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो भारत जो है सबसे लंबा सीमा अपने बांग्लादेश पड़ोसी के साथ करता है। पूछेगा कितना करता है, तो 40.96 किलोमीटर आप याद रख लीजिएगा, यानी 40.97 किलोमीटर आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो है, चलिए नेपाल से पूछेगा कि कितना किलोमीटर का सीमा शेयर करता है, तो 1728 किलोमीटर। कितना? 1728 किलोमीटर। और चीन के साथ पूछेगा कितना करता है, तो चीन के साथ करता है 3380 किलोमीटर। तो पाकिस्तान के साथ पूछेगा कितना करता है, तो पाकिस्तान के साथ जो करता है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। सर्वाधिक पूछेगा कि किस देश के साथ करता है, तो बांग्लादेश के साथ कितना है? 40.96 किलोमीटर। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बारालाचला दर्रा किस राज्य में है? बारालाचला दर्रा जो है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश में है, एचपी में है। जब भी बात दर्रा की हो तो आप कुछ दर्रा मैं आपको बताता हूँ, फटाफट आप नोट करते जाइए। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश राज्य का पहले हम लोग दर्रा देख लेते हैं। आपसे पूछेगा कि रोहतांग दर्रा या शिपकिला दर्रा या बारालाचला दर्रा, ये तीनों दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अब हम आपको जम्मू कश्मीर का दर्रा बताता हूँ। जोजिला दर्रा, बुरजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये सब दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जैसे मैं याद रखता हूँ वैसे आप भी याद रखिए, फटाफट ऐसे बोलते जाइएगा, थोड़ा भी लेट नहीं करना है। अच्छा, पूछेगा माना दर्रा और नीति दर्रा। ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। सिक्किम में दोस्तों एक दर्रा है, फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए सबसे फेमस दर्रा कौन सा है। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, बाद में आपको बताऊँगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण से होता है? तो शीत ऋतु में जो वर्षा होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल मिट्टी का रंग जो होता है वो आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड यानी लो ऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा मिट्टी के बारे में बताता हूँ। 1956 में
ICAR का स्थापना हुआ। I से आप फटाफट लिखते जाइए इंडियन, C से काउंसिल, A से एग्रीकल्चर, R से रिसर्च, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या कहते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ICAR का स्थापना 1956 में हुआ था। इन्होंने भारत के मिट्टी को 2 भाग में बांटा। एक को कहते हैं प्रमुख मृदा, एक को क्या कहा? प्रमुख मृदा। दूसरा को कहा अप्रमुख मृदा। क्या कहा? अप्रमुख मृदा। कहा प्रमुख जो मृदा होता है ये भी 4 ही होता है, अप्रमुख मृदा भी कितना होता है? 4 ही होता है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रमुख मृदा जो 4 होता है कौन कौन है। सबसे पहले आप याद रख लीजिएगा जलोढ़ मृदा। कौन मृदा? जलोढ़ मृदा, जो भारत में सर्वाधिक भूमि पर पाया जाता है। कितना प्रतिशत भूमि पर? 40% भूमि पर पाया जाता है। और लाल मृदा, ये सब क्या है? प्रमुख मृदा है। भारत में अधिकतम हाँ, लाल मृदा पूछेगा कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर पाया जाता है? 18%। इनका रंग लाल किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और तीसरा हम लोग को याद रखना है काली मृदा। क्या रखना है? काली मृदा। और काली मृदा से कुछ प्रश्न आप लोग याद रख लीजिए। काली मृदा का हम अन्य नाम जानते हैं। काली मृदा का अन्य नाम जानते हैं, इसको हम लोग रेंगुर मृदा भी कहते हैं, या इसको हम लोग विदेश में चरनोजम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चरनोजम के नाम से जाना जाता है। इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, क्योंकि आपने खेत वगैरह में देखा होगा फटा फटा हुआ सा, ऐसा लगता है जुताई किया है, इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। और इसको हम लोग कपासी मृदा भी कहते हैं। कपासी मृदा, क्योंकि इस मृदा में, काली मृदा में कपास का खेती बहुत अच्छा होता है। और कपास से बनता है दोस्तों सूती वस्त्र। क्या बनता है? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र में सर्वाधिक आगे कौन सा राज्य है भारत का? तो मुंबई है। कौन है? मुंबई है, महाराष्ट्र है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और मुंबई को हम लोग कहते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। और कहाँ कहाँ सूती वस्त्र होता है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में, मुंबई में कौन कौन जगह होता है? तो कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा। कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, ये सब याद रख लीजिएगा। और अहमदाबाद में कहाँ कहाँ होता है? तो अहमदाबाद में होता है सूरत में। कहाँ होता है? सूरत में होता है। और भारत का मैनचेस्टर पूछेगा कहाँ होता है, किसको कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। जहाँ जहाँ सूती वस्त्र उत्पादन होता है उसको मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। विश्व का मैनचेस्टर पूछे तो इंग्लैंड। विश्व का मैनचेस्टर इंग्लैंड। और उत्तर प्रदेश में कानपुर याद रख लीजिएगा एक जगह। कौन? उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। तो कानपुर को हम लोग कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और कोयम्बटूर 2 जगह करता है, जिसमें कोयम्बटूर को हम लोग क्या कहते हैं? कोयम्बटूर को हम लोग कहते हैं कोयम्बटूर को हम लोग कहते हैं दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को हम लोग क्या कहते हैं? मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये कहाँ है? तो बैरकपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20वां नंबर का प्रश्न है, किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति, जिसको हम SC कहते हैं, निवास नहीं करता है? तो नागालैंड में निवास नहीं करता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। क्या बताना है? कोहिमा। मणिपुर, मणिपुर, अच्छा, मणिपुर जो था ये भारत का हिस्सा नहीं था, इसको बाद में मिलाया गया। और मणिपुर में धारा 370 लागू था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था? हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा द्वारा झंडा को 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया था। इसलिए हम लोग 22 जुलाई को क्या मनाते हैं? झंडा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? झंडा दिवस मनाते हैं। अच्छा, अब 22 मार्च को पूछेगा हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बिहार स्थापना दिवस भी हम लोग 22 मार्च को ही बनाते हैं। ये बात याद रख लीजिएगा। संविधान सभा का पूछेगा कि अस्थाई व्यक्ति कौन था? तो संविधान सभा का अस्थाई सदस्य कौन था? तो अस्थाई था राजेंद्र प्रसाद। कौन था? राजेंद्र प्रसाद। जबकि अस्थाई अध्यक्ष इस संविधान सभा के सबसे बूढ़े व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अब इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत के कार्य करता है, किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? तो ये जो है किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है। तो ये अनुच्छेद जो है 66 के अंतर्गत ये कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भारत का राष्ट्रपति का प्रावधान पूछेगा कि भारत के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है किस में है? अनुच्छेद जो है
52 में है। किसमें है? अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के सहायता से करेगा, यानी मंत्रिमंडल के की सहायता से करेगा। और मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री को हम लोग एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो जितना भी एटॉमिक बम सब है, मिसाइल सब है, इन सब का जो कंट्रोल होता है किसके हाथ में होता है? प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। इसलिए इसको हम लोग एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया कहते हैं। आपने टीवी में देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री चलता है तो उसके पीछे एक व्यक्ति सूटकेस लेकर के जाता है, उसमें सारा मिसाइल को कंट्रोल करने का सिस्टम रहता है, रडार जिसको हम लोग कहते हैं, वो सब रहता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सा है? तो सेंट्रल पीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है चेम युंग हुंग, क्या बताना है कि हुंग नहीं डुंग, तो यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? कहाँ पर? तिब्बत में दोस्तों यमुना के नाम से जाना जाता है। शीत सानपो, क्या नाम से जाना जाता है? शीत सानपो के नाम से पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ जाना जाता है? तो आपको बताना है तिब्बत में। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को यमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी को पूछेगा कि बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो जो राज्यसभा का सदस्यता के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा का कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा पूछेगा तो 25 वर्ष, और राज्यसभा पूछेगा तो 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या था? राज्यसभा पूछा था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो वो किया गया है 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। किसके तहत किया गया है? 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। अच्छा, भारत में संविधान में पूछेगा कितना अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है, जिसमें आर्टिकल 61, अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं। तो अनुच्छेद 61 कहता है, महाभियोग की बात करता है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की बात करता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। 52 राष्ट्रपति के पद की बात करता है। 53 राष्ट्रपति अपना शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के की सहायता से करेगा, यानी प्रधानमंत्री की सहायता से करेगा। ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, संसाधनात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो संसाधनात्मक शासन प्रणाली जो लिया गया है वो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। DPSP पूछेगा, यानी नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार पूछेगा तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन डी था, ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 29 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां की चर्चा है? अच्छा, संविधान में पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितना भाग है? तो टोटल 22 भाग है। कितना भाग है? टोटल 22 भाग है। और यही आपसे पूछ रहा है कि किस भाग में सहकारी समिति की चर्चा है? तो भाग 9 में जो है सहकारी समिति की चर्चा है। क्वेश्चन 30 कहता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रतिमाह कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का जो प्रतिमाह वेतन होता है वो होता है 2,50,000 होता है। आप याद रख लीजिएगा। भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन। कौन था? सुकुमार सेन था। इसका नाम याद रख लीजिएगा। दोस्तों, ये रहा आज का कहने का ये 30 प्रश्न था, लेकिन डिस्कशन करके 150-200 प्रश्न पहुंच गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमको पता है कि आप शेयर करबे करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हर एक छोटा से छोटा चैनल आप ही लोग की सहायता से ही तो बड़ा बनता है। ये चैनल समझिए आपका ही चैनल है। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, अभी आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यहाँ से मैंने ख़त्म किया है, नेक्स्ट वीडियो यहीं से अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।